साथ ताहिर बादशाह मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, CIO इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स के। ताहिर, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत दिनों बाद बात हुई आपसे आज, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। और अब देखिए, जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, मार्च फरवरी के बीच में जो हमने लोज लगाए, अब तक तो वो वॉलेट नहीं हुए हैं। अभी हम उस, अगर आप देखें, लो को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ अल्टीमेटली आपसे, रिस्क अभी भी कितना है? क्योंकि सारे वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं इस वक्त इस महंगाई से जो लड़ना है। रेट हाइक्स की प्रोसेस जो है वो चरम पे है। और इन सब, अगर आप देखें, इन्फ्लेशन को स्पॉन्सर करने वाला क्रूड अभी भी ठंडा नहीं पड़ा, इट्स स्टिल एट 122। तो अभी यहाँ से अभी भी ताहिर, आपको डाउन साइड रिस्क कितना लग रहा है मार्केट में, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक मीनिंगफुल बेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि एक राउंड ऑफ जो मार्केट का करेक्शन होना था वो हो गया है। एंड स्पेशली जो पहला एक रैपिड इन्फ्लेशन शॉक आया, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरी इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड, और वो डेवलप हो रहा था कुछ महीनों से, मतलब इवन बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट सेट इन। तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो मार्केट को एक रीएडजस्टमेंट करनी थी, वो मुझे लगता है एक फेज हो चुकी है। मैं कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ से मार्केट में कोई डाउन साइड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन साइड रिलेटिवली लेस है। एंड एक दो रीजन है उसके लिए। फर्स्ट इज कि आप अगर इंडिया की, हम फंडामेंटल्स पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें, तो इंडिया की जो ओवरऑल अर्निंग्स कॉन्फ़िगरेशन है वो रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल है। आप देखेंगे तो आप टॉप 100 कंपनीज ले लीजिए या निफ्टी की कंपनीज ले लीजिए, तो रफली अबाउट 50% अर्निंग्स अपनी आती है टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और मे बी फार्मा से लेके, जिनके ऊपर डायरेक्टली कमोडिटी प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। शायद इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होता है, बट फर्स्ट लेवल इम्पैक्ट रिलेटिवली कम होता है। और सेकंड जो पार्ट है, जो बैलेंस 50% है, वो रफली इक्वली डिवाइडेड है दो क्षेत्रों के बीच में। वन इज बेसिकली जो प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी है, जिन्हें बेसिकली थिंग्स लाइक स्टील बनाते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज जो होती है वो। और बाकी जो बैलेंस जो है 50% वो ये होता है जो वो वाली कंपनीज है जो कंज्यूमर्स ऑफ कमोडिटीज होती है, जैसे कि ऑटो कंपनीज हो गई या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई या वगैरह वगैरह। सो आई थिंक इन दोनों के बीच में मतलब एक नेचुरल हेज आ जाता है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती है तो प्रोड्यूसर्स ऑफ कमोडिटीज की अर्निंग्स बढ़ती है और वाइस वर्सा, यू नो। तो आई थिंक इंडिया की मतलब जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी हम अब आज की तारीख में बैठे हुए देख रहे हैं, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट बैंकिंग पर्टिकुलरली इन इंडिया हमें लगता है कि स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। आई थिंक इंडिया की अर्निंग्स रेजिलियंस ठीक ठाक है। मैं नहीं कहूंगा कि डाउनग्रेड नहीं आ सकते। डाउनग्रेड की एक साइकिल हमने ऑलरेडी देखी है, तो अर्निंग साइकिल थोड़ा बहुत नरम जरूर हुआ है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस व्हिच वर देयर एट द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर, बट वी आर स्टिल इन द हंट फॉर रफली अबाउट 15% अर्निंग्स ग्रोथ। अब ये 15% अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले एक दो साल में अगर हम इंडिया डिलीवर कर सकती है, तो मुझे लगता है कि वैसे अगर हम इस आज के मार्केट के बारे में बात करें और वैल्यूएशंस देखें, तो हम निफ्टी के मल्टीपल के हिसाब से देखें तो वी ऑलरेडी एट अ 5-year एवरेज ऑन 1 year फॉरवर्ड पी। तो एक लेवल हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया, और अगर हम 10 साल का एवरेज देखें तो वी आर probably not more than 7-8% away from the 10-year average on the Nifty. तो कितना डाउन साइड हो सकता है? मुझे लगता है कि कैन वी कम डाउन टू द 10-year average on valuation? यस, जरूर हो सकता है। तो यहाँ से हम और एक 7-8-10% की अगर यू नो करेक्शन एक्सपेक्ट करें तो शायद हम 15,000 की ओर बढ़ सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लगता है एक लेवल पे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हद तक इन्फ्लेशन की जो परेशानियां हैं वो डिस्काउंट हो चुकी है। ऑयल क्लियरली इज समथिंग विच इज ट्रबलिंग अस एज अ कंट्री, बट बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जहाँ पे हमने करेक्शन भी देखा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप LME मेटल इंडेक्स को देखें तो ऑलरेडी जो भी सब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो गेन हुआ था वो लगभग वही लेवल पे आ गया है जहाँ से शुरुआत हुई थी। और ऑयल की आपने जहाँ तक बात की, एक चीज हमें समझ लेना चाहिए कि ऑयल इन इंडिया, हमारे जो इंडिया के रिटेल प्राइसेस जो होते हैं, चाहे वो पेट्रोल या डीजल के हो, वो एग्जैक्टली इन टैंडम विथ ऑयल प्राइसेस मूव नहीं होते हैं। जब इंडिया में सिचुएशन ये है कि $50 ऑयल में भी हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं और $100 में भी बढ़ते हैं। शायद $100 में कम बढ़ते हैं, $50 में ज्यादा बढ़ते हैं। सो द थिंग इज दैट हमने अभी तो बल्कि रिसेंटली ये भी देखा है कि गवर्नमेंट हैज इन ऑर्डर टू स्मूथन आउट प्राइसेस वो एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन भी किया है, जो काफी हद तक एक रिलीफ फैक्टर बन जाएगा। तो हेडलाइन ऑयल पी मल्टीपल पे जरूर असर करता है, अर्निंग्स ऑफ इंडिया पे शायद इतने जोर से असर नहीं करता।
ओके ओके ताया जी, जो आपने ये कमेंट्री दी बहुत अच्छी कमेंट्री थी, और आई थिंक आपको जो आपको डाउनसाइड का रिस्क नहीं लग रहा है, और या फिर जो आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है, उसको मैंने एक शब्द के जरिए पकड़ा, और वो था अर्निंग रिजिलियंस। आई थिंक ये एक शब्द था। चलिए अब थोड़ा सा इस बाजार को अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से ही, और आई थिंक थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन लास्ट 4 महीने में या फिर CY 22 में जो सबसे सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज हुआ है, वो IT में हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत कमोडिटीज का प्रभाव नहीं है, वो मोर और लेस अगर आप देखें वो US पर फोकस करते हैं, वहाँ की अगर आप देखें इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। ये जो लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्राइस डैमेज हुआ है, आई मीन मोर लेस आई थिंक निफ्टी IT वाज रिट्रेस्ड अबाउट आई थिंक 30%, 28% रिट्रेस, 25%। वही अर्निंग रेजिलियंस को देखते हुए, और आई थिंक इन्फोसिस ने जो अभी कमेंट किया था कुछ दिनों पहले कि नहीं, आई मीन डील विन, और आई थिंक प्राइसिंग स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या IT इस वक्त एक प्रिफर्ड बाय है आपके अनुसार? ये तो क्लियरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, सितंबर अक्टूबर दिसंबर के करीब, जब IT सेक्टर की जो वैल्यूएशंस हो गई थी, एंड क्लियरली एवरेज से बहुत आगे बढ़ गए थे वैल्यूएशंस, वो एक परेशानी का समय जरूर था, एंड स्पेशली मोर फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट, नॉट एज मच फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट। बिजनेस में हालांकि थोड़ी बहुत सप्लाई साइड की जो प्रेशर्स थी वो डेवलप जरूर हो रही थी, बट मैनेजेबल थी। लेकिन अभी हमने जो पिछले, आपने जैसे कहा कि पिछले 4-5 महीने में स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर से IT सेक्टर हैज अंडर परफॉर्म द मार्केट बाय ऑलमोस्ट 25%। निफ्टी 4% डाउन है, IT इंडेक्स 25% डाउन है, क्लियरली 20% का अंडर परफॉर्मेंस है। तो एक तरीके से वैल्यूएशंस जो पहले जो बहुत ज्यादा थी, वो क्लियरली एक रिलेटिवली बेटर रेंज में आ गई है। एक एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव मैं सोचूं तो एक इन्वेस्टेबल रेंज जरूर बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे सामने आके खड़ा है। एंड आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी की जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको जैसे है कि अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लाउड माइग्रेशन, एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स है वो कंटिन्यू रहेंगे, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड वो एक्सेलरेट भी हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 12 to 15% वाला जो अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन है ये सेक्टर से ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एंड अब हम जब वैल्यूएशंस के साथ में अगर इस ग्रोथ को जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि एक अट्रैक्टिव लेवल जरूर डेवलप हो रहा है। शायद यहाँ से मतलब यू माइट नॉट नेसेसरली गेट द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट यू गॉट इन द लास्ट 3-4 इयर्स, बट क्लियरली जैसे मैंने कहा, ये एक रेजिलिएंट पार्ट ऑफ द इंडियन मार्केट कहलाया जा सकता है। अच्छा, एक सेक्टर जिसका आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, बैंकिंग। और पता है एक बात ये भी है कि अगर आप बैंकिंग को देखें तो अभी तक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो कि बहुत स्ट्रांग रहा है हिस्टोरिकली, जब भी आप आई मीन ऑल टाइम हाई पे होते हैं, आप बैंक निफ्टी के बिना वहाँ नहीं जा सकते। बट स्टिल अगर आप देखें, अभी बैंकिंग में हमने सब्सटेंशियल बैंक नहीं देखी है, बहुत सारे स्टॉक्स अपनी लोअर ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब ऑलमोस्ट 2 रेट हाइक्स हो चुके हैं, बैंक्स ने अगर आप देखें अपना जो रेट हाइक पास करने की जो क्रम है उसको ऑलरेडी शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज मेरे को एक और दिखाई दी ताहिर जी कि अगर आप अप्रैल के क्रेडिट ऑफ टेक को देखें तो वो काफी अच्छा रहा था फिगर। एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स काफी ठीक ठाक थे, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग काफी ठीक ठाक थी। तो ऐसे में आप एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ऑफ टेक को लेकर कितने आश्वस्त हैं, और बैंकिंग एज इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा लग रहा है आपको? तो क्लियरली हम जब अगर बैंकिंग सेक्टर को आज की तारीख में देखते हैं कंपेयर टू स्पेशली व्हाट वाज द सिचुएशन अराउंड 2017-18, 5-6 साल पहले की अगर बात करें और कंपैरिजन करें, तो सिचुएशन काफी हद तक चेंज हो चुका है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट्स, और वो एक इम्पोर्टेंट पिवट होता है एनी इकोनॉमी के लिए। मुझे लगता है कि वी ऑल नो दैट बैंकिंग सेक्टर इज अ वेरी रेलेवेंट पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। तो आई थिंक कुछ हद तक जो हमारी वीकनेस, इकोनॉमिक वीकनेस रही थी इवन प्री कोविड, वो शायद इस कारण थी कि बैंकिंग सेक्टर वाज नॉट इन वेरी ग्रेट शेप, एंड उनका एक ट्रांजिशन पीरियड रहा था। वो मुझे लगता है कि दैट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। और यहाँ से अब हम एक ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ lenders are willing to lend and borrowers are also willing to borrow compared to 4-5 साल पहले की अगर बात करें तो न तो लेंडर्स को बहुत ज्यादा लेंडिंग करने की इच्छा थी और बोरोवर्स को ऑब्वियसली बोरो करने की भी इच्छा इतनी ज्यादा नहीं थी। तो आई थिंक एक अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज, डेल्टा चेंज मेरे हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक एक स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट बन रही है। क्रेडिट ग्रोथ इज यहाँ से जो स्टोरी है वो बैंकिंग सेक्टर की, वो क्रेडिट ग्रोथ है, और
कुछ हद तक जब तक ये माहौल रहेगा फॉर इंटरेस्ट रेट्स टू बी ऑन द स्लाइटली हायर साइड, क्या वो कितना पास कर पाएंगे और अपने स्प्रेड्स को मेंटेन कर पाएंगे या एनहांस कर पाएंगे, वो एक डिबेट रहेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह की थी, क्रेडिट कॉस्ट की, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे एज ऑफ नाउ चर्चा करने की जरूरत है। सो आई थिंक ये जो हम इम्प्रूविंग क्रेडिट ग्रोथ की ट्रेंड जो देख रहे हैं, दैट आई थिंक आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो हमने 5% क्रेडिट ग्रोथ को अभी 10-11% होते हुए देखा है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट एनकरेजिंग। और अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहती है तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर निवेश में ये भी एक अच्छी बात है कि हमें वैल्यूएशन से इतना ज्यादा जूझना नहीं पड़ रहा है। वी डोंट हैव टू फाइट वैल्यूएशंस एज मच, वैल्यूएशंस आर रिलेटिवली कंफर्टेबल। आज जैसे आपने कहा उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, तो उनके खुद के वैल्यूएशन पास्ट वैल्यूएशन के कंपैरिजन में भी वो रिलेटिवली सस्ते मैं कहूँगा है। तो आई थिंक दैट मेक्स द होल केस फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ओके, बैंकिंग, और आपने ताहिर जी की जो शुरुआती कमेंट्स थे और इस प्रश्न के उत्तर के एवज में समझ में गए होंगे आप कि एक प्रेफर अगर आप देखें स्पेस है वाकई बैंकिंग। अच्छा ताहिर जी, अब एक ऐसे स्पेस पे आते हैं जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रिगेन कर रहा है, इट्स ऑटो। अगर आप इस वक्त देखें ऑटो के नंबर्स में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके अगर आप वेटिंग पीरियड्स देखें तो वो अच्छे लॉन्चेस पे लगभग 1-2 साल के भी हैं। हाँ, कुछ इश्यूज हैं, अगर आप देखें सेमी कंडक्टर के इश्यूज हैं, पर आई थिंक वो है तो है। लेकिन एक पिछले 6 महीने में या फिर 3 महीने में या फिर मोर लेस 2 महीने बदलाव आया कि मेटल प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप है। और एक अच्छा अगर मॉनसून रहा तो आप ताहिर जी इस वक्त कैसे अप्रोच करेंगे ऑटो को? ऑटो में बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे भी आ चुके हैं। आपका टू व्हीलर स्पेस ग्रेजुअली अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहा है, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे आप? तो अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जो मेरे प्रेफर्ड लिस्ट में है, और कुछ हद तक मेरा माइंडसेट मेरा आज का माइंडसेट इस प्रकार का है कि जो कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो रिलेटिवली पिछले 2 साल में अंडर परफॉर्म किए हुए हैं या उनकी दिक्कतें रही है, परेशानी रही है, आई थिंक उनके लिए शायद माहौल या सिचुएशन माइट प्रॉब्ली गेट बेटर ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो जैसे आपने कहा कि ऑटो सेक्टर इज क्लियरली वन वेयर देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ हेडविंड्स इन द लास्ट 2 इयर्स। सप्लाई ऑन प्रोडक्शन की पहले एक तो बड़ी समस्या रही है, डिमांड की इतनी ज्यादा परेशानी नहीं रही है, डिमांड हैज बीन देयर लेकिन सप्लाई हैज बीन फॉलिंग शॉर्ट। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वेटिंग पीरियड मॉडल्स की है, तो इसेंशली वो आपको ये समझाता है कि देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ इनहेरेंट डिमांड। ऑटो डिमांड टिपिकली डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, वो शायद डिले हो जाती है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो लोग ऑब्वियसली डोंट हैव अ चॉइस बट टू पोस्टपोन डिमांड, बट वो चली नहीं जाती है। तो आई थिंक एक तरीके का इन मॉडल्स के लिए, नए मॉडल्स के लिए वेटिंग पीरियड होना एक बात की पुष्टि है कि देयर इज अ सर्टेन इनहेरेंट डिमांड विच इज, अगर आप सही प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट लेके आओगे तो मुझे लगता है कि देयर इज एन एपेटाइट इन द मार्केट। और ये भी है कि कमोडिटी प्राइसेस उनके शायद उनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, ऑलरेडी होते जा रहे हैं। स्टील में भी जो हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक मेजर्स, और अगर ये थोड़ी बहुत ग्लोबल ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस और इन्फ्लेशन काबू में आ सकता है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटो सेक्टर के लिए फेवरेबल हो सकती हैं यहाँ से। और वंस अगेन ये और एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे वैल्यूएशन की बहुत हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। we can bite into these even at current valuation। हालांकि मेरी प्रेफरेंस थोड़ी 4 व्हीलर्स की तरफ ज्यादा है, मेरा झुकाव वहां पे ज्यादा है, लेकिन एज एन एग्रीगेट सेक्टर आई थिंक दैट इज वन सेक्टर व्हिच कैन आउट परफॉर्म। चलिए ताई, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक बहुत सुलझे हुए, अगर आप देखें, अपने जो थॉट्स थे वो रखे, शेयर करें। और ऑटो में वैल्यूएशंस को लेके कोई कंसर्न्स नहीं है, टू व्हीलर की तरफ आपका झुकाव है, बैंक्स प्रेफर्ड हैं, और जो भारतीय बाजारों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अर्निंग्स की रिजिलियंस, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ताई इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लौटते इंडस्ट्रीज पे, इट्स 16,273 मोर और लेस